हाय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त नगेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीएस पर सिविल सर्विसेज पर। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का परिचय के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है। और ये बहुत ही रोचक विषय है, हालांकि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हमेशा से मुश्किल विषय रहा है। तो इसमें जो है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इतिहास को जानेंगे। तो हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास एक इतिहास का अर्थ है, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टीरिया से व्युत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है जानना। हिस्ट्री के जनक यूनानी विद्वान हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत और फारस के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे स्रोत की भूमिका रहती है। इनके स्रोत को हम मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम खुदाइयों के द्वारा, जिसमें कि टीलों की खुदाइयाँ की जाती हैं, जो कि क्षैतिज खुदाई भी की जाती है और वर्टिकल खुदाई भी की जाती है, जिसमें हमें बहुत सारे अवशेष, मूर्तियां हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, मृदभांड हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, इत्यादि प्राप्त होते हैं। पशुओं की हड्डियां प्राप्त हो सकती हैं। उनको जो है विभिन्न वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उनका निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उस प्रकार से तथ्यों की पुनर्व्याख्या करने के पश्चात इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री बहुत ही रोचक विषय है अगर हम उसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का प्रयास करें। तो हम लोगों का भी छोटा सा प्रयास है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री 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 को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट लेते हैं, विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिर से 3 भागों में बांट लेते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप समझ रहे हैं कि एक आदि मानव पाषाण काल जब आता है शुरुआत में, पाषाण काल, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण काल में जैसा कि मनुष्य आदि मानव था और पत्थर के औजार के यूज करता था, उस हथियार से ही जानवरों का शिकार करना, कंदमूल फल खाना, बिजली चमकने पर डर जाना आदि से, इस प्रकार के हम देखते हैं मनुष्य को। उसके बाद हम ताम्रपाषाण काल में जाते हैं। ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थर के औजार एक साथ प्रयोग करते हुए मनुष्य ने अपना जीवन यापन किया। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दौर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही बात है। और हम इसके बारे में जानेंगे, जो कि भारत की बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है, जिसके तहत सुनियोजित नगर यहाँ पर भारत में स्थापित थे और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें कि ढकी हुई नालियां, अन्नागारों की व्यवस्था, पेड़ पौधे, नाग, कुबड़ वाले सांड इत्यादि पशुओं और एक संगी पशु की पूजा की जाती थी।
जैसा कि हम देखते हैं कि स्वास्तिक जो कि सूर्य उपासना का प्रतीक है, शिव की उपासना का प्रतीक, वहाँ पर एक मूर्ति पाई गई है जिसको योगी मुद्रा में है। तो हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं हिस्ट्री का। सो हिस्ट्री, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम देखते हैं कि वैदिक काल आ जाता है जिसमें आर्यों का आगमन होता है, जो कि सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि अफगानिस्तान और पंजाब का क्षेत्र था, वहाँ पर आकर सर्वप्रथम बसते हैं, क्योंकि कहा जाता है, सर्वमान्य मत है कि मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो रूपों में हम आर्य सभ्यता का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 16 महाजनपद का युग आता है। उससे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म आदि, बौद्ध धर्म जिसका कि गौतम बुद्ध ने शुरुआत की, और जो जैन धर्म है वो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी जिसके 24वें तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश दिए समाज को। इसके बाद हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों का युग आता है जिसमें कि मगध का उदय होता है मुख्य रूप से, और मगध सभी पर अपनी विजय प्राप्त करते हुए एक तरह से नंद वंश का शासन आता है। नंद वंश काफी मजबूत थे और शक्तिशाली थे। नंद वंश को हराकर, नंद वंश का जब शासन मगध में होता है, उसी समय सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत में अपना कार्य कर रहा होता है, विजय अभियान चलाता है। यहाँ पर गांधार, तक्षशिला आदि वहाँ रहते हैं उस जगह, वहाँ पर, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। और हम देखते हैं कि उसके बाद नंद वंश को उखाड़ करके मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चाणक्य की सहायता से, प्रधानमंत्री, जो कि जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसा महान ग्रंथ लिखा, मौर्य साम्राज्य के बारे में विशाल जानकारी देता है। और इंडिका जो कि सेल्यूकस के दूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसमें मौर्य कालीन समाज की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। उसके बाद मौर्योत्तर काल हम देखते हैं। मौर्योत्तर काल में कुषाण, शक, पार्थियान, सातवाहन, शुंग और कर्ण वंश का शासन आता है, जिससे इसमें कहा जाता है कि व्यापार को विशेष महत्व मिला, व्यापार में वृद्धि हुई, शिल्प और में वृद्धि हुई। यहाँ देखते हैं कि फिर गुप्त काल का शासन आता है। गुप्त वंश में श्रीगुप्त द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, जिसके प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि होते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं कि अलग अलग वंशों का शासन आता है, क्षेत्रीय वंश, और जिनमें कि हर्षवर्धन का जो राज्य है, जो आगे चल करके हर्षवर्धन उत्तर भारत में राज्य कायम करते हैं, जिसकी राजधानी कन्नौज रहती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुइनसांग यहाँ चीनी यात्री के रूप में भारत में भ्रमण करने आते हैं। उससे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर फाहियान भारत में चीनी यात्री के रूप में आते हैं, और ये जो चीनी यात्री थे, ये सभी जो है भारत में विशेष तौर पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे, ताकि वो बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि उस समय चीन में बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया जा चुका था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थलों की यात्रा करने और बौद्ध ग्रंथों का साथ में ले जाने आए थे, ताकि उनको अच्छे से समझा जा सके। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि प्राचीन भारत मध्यकाल में प्रवेश करता है। तत्कालीन समय पे दक्षिण भारत में, दक्कन में भी विभिन्न अलग अलग वंश कार्य कर रहे होते हैं, शासन कर रहे होते हैं। उनमें चूंकि चोल, पल्लव, चालुक्य, चेर, पांड्य आदि वंश के शासक शासन करते हैं। जैसा कि आप उचित देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ही, उसके बाद हम मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे कमेंट्स करें। आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।